So today we are going to start with determiners. So determiners are basically some words which help us identify the quality or quantity of a given entity. क्वालिटी और क्वांटिटी इसको कह लीजिए एक्सप्रेस करने के लिए हम इन डिटर्मिनर्स का प्रयोग करते हैं या डिटरमिन करते हैं, जो बेसिकली बताते हैं या कह लीजिए कि स्थापित करते हैं कि कोई चीज कितनी है। इसमें जो सबसे कॉमन वाले हैं उनको लेके चलेंगे पहले। तो ये दो हैं, सम एनी। सम एनी, खास बात, बोथ दीज कैन डिटरमिन क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी। कुछ चीजें होती है ना, जैसे जैसे क्वालिटी बताइए, इसका मैं एक और ऐसे जनरल बता देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको मेंटली आप उधर पहुंच जाएं। अब अगर काउंट हो सकने वाली चीज है जिसको मैं काउंट कर सकता हूं, तब तो लगाते हैं मैनी, ज्यादा बताना है ना। लेकिन सम क्या है, ये काउंट हो सकने वाली के लिए लग जाएगा और नॉन काउंटिंग के लिए। जैसे मैंने टाइम बोलना है तो मैं ऐसा कह सकता हूं देयर इज मच टाइम, देयर इज मैनी टाइम नहीं बोलूंगा, देयर आर मैनी मिनट्स वो बोल सकता हूं, बिकॉज मिनट्स आर काउंटेबल, 1 2 3 4 में आते हैं। तो काउंटेबल नाउन के लिए लगा रहा हूं डिटर्मिनर मैनी, पर अनकाउंटेबल के लिए लगा रहा हूं मच। जैसे देयर इज नॉट मच वाटर इन द बॉटल, मैनी वाटर नहीं, मच वाटर, क्योंकि वो है मात्रा। समझ रहे हैं बात? पर सम कहां है, देयर इज सम वाटर इन द बॉटल, देयर आर सम स्टूडेंट्स, दोनों के लिए लग जाएगा। समझे? तो पहला पॉइंट जो हमने लिखा वही है, सम एंड एनी बोथ। तो ऐसा लिख देंगे, बोथ कैन बी यूज्ड फॉर क्वांटिटी एज वेल एज नंबर। ऐसा कर दो, both can be used for quantity as well as number। ठीक है जी। sum denotes something positive in value। sum का मतलब कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव है। sum denotes something positive in value, चाहे क्वालिटी चाहे नंबर, but it denotes something positive। ओके, जैसे देयर इज सम वाटर, देयर आर सम स्टूडेंट्स, डू यू नो सम, है ना, गाय दैट वी कैन टॉक टू। इस तरह से सम का इस्तेमाल इंटेरोगेटिव में किया जाएगा, इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, या ऐसा लिख दो, ऐसे सेंटेंसेस में किया जाएगा इंटेरोगेशन में, वेयर यू एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव आंसर। जैसे मैंने आपसे पूछा, डू यू हैव सम नॉलेज ऑफ आर्टिकल्स, सपोज, तो मैं इस सवाल को जब पूछता हूं तो मैं सम के साथ पूछता हूं, मैं ऐसा नहीं पूछता डू यू हैव एनी नॉलेज, क्योंकि जब मैं एनी के साथ पूछता हूं तो इसका मतलब है मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आपको नहीं आता, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन है पॉजिटिव आंसर। तो मैंने पूछा सम के साथ, डू यू हैव सम नॉलेज, डू यू हैव सम वाटर इन योर बॉटल। तो सम मतलब मेरी उम्मीद यह है कि कुछ ना कुछ पानी आपकी बॉटल में आपके पास है। पर अगर मैंने पूछा डू यू हैव एनी वाटर, तो मतलब मैं ही एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि पानी नहीं होगा, कम होगा या नहीं होगा। समझ रहे हैं बात इस सेंस में? हाँ, तो सम माने इंटेरोगेशन में एक्सपेक्ट्स, अगर मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं तो इट एक्सपेक्ट्स पॉजिटिव रिस्पॉन्स, या एफर्मेशन कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। सम का इस्तेमाल तब करूंगा। ठीक है जी। दूसरी बात आप समझ ही गए कि सम का इस्तेमाल हमने पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए करना है। मतलब अगर बच्चे नहीं है तो मैं ऐसा ही कहूंगा ना, देयर आर नो स्टूडेंट्स। अगर मैं बोल रहा हूं देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, मतलब कुछ ना कुछ है, तो वही सम लगा रहा हूं। एनी नहीं लगाऊंगा देयर आर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, बिकॉज एनी की ऑटोमेटिक सेंस कैसी है, नेगेटिव, है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं करूंगा। तो एनी के लिए आप लिख देंगे इट इज यूज्ड इन नॉर्मली नेगेटिव सेंस, या नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना। जैसे हमने बोला ही हैज नॉट सॉल्व्ड एनी क्वेश्चंस, हैज नॉट सॉल्व्ड एनी क्वेश्चंस, क्योंकि उसने कोई भी नहीं किया। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ही हैज नॉट सॉल्व्ड सम क्वेश्चन, दिस डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि सम इंडिकेट्स पॉजिटिव। समझे? ही हैज नॉट सॉल्व्ड, सम नहीं आएगा, ही हैज नॉट सॉल्व्ड एनी क्वेश्चन, कोई भी नहीं किया जी, है ना। नहीं किया तो मतलब कोई भी नहीं किया, इस सेंस में। और दूसरा कि जैसे नहीं की सेंस में नेगेटिव कॉनोटेशन इसकी रहती है।
इसी का एनी का सेकंड इस्तेमाल हो गया जब हम इंटेरोगेशन में यूज करेंगे इसको एनी को, तो वी एक्सपेक्ट अ नेगेटिव आंसर। ये ध्यान दें, शॉर्ट में हिंट के लिए लिख लेना, एनी इन इंटेरोगेशन एक्सपेक्ट्स अ नेगेटिव आंसर। जैसे मैं ही आप लोगों से पूछूं, इज देयर एनी प्रॉब्लम, इज देयर एनी प्रॉब्लम, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ आई आस्क इज देयर सम प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, डू यू हैव सम प्रॉब्लम्स, तो सम के साथ मैं ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे पॉजिटिव आंसर, एनी के साथ एक्सपेक्ट कर रहा हूं नेगेटिव आंसर। इसका यह मतलब है कि नेगेटिव ही आना है, दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्पीकर ओनली। The second person or the person to whom it is asked, he or she might respond, no, I have certain problems. वो ऐसा भी बोल सकता है कि नहीं नहीं, एनी नहीं, मेरे पास है बड़ी समस्या है, मैं उन्हें बताना। बट मतलब स्पीकर ये बात एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि उसको पास कोई एनी से माने कि नेगेटिव रिस्पॉन्स मुझे मिलना है, मतलब कोई चीज समस्या नहीं है, अगर समस्या का लेना। और अगर एफर्मेटिव में, इसमें आप लिख लीजिए थर्ड पॉइंट, मतलब ये तो दो हो गए ना, नेगेटिव सेंस होती है, सेकेंड पॉइंट हो गया कि इंटेरोगेशन में नेगेटिव आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं, थर्ड पॉइंट, in affirmative sentences any can be used with certain words, verbs हैं बल्कि ये, any can be used with certain verbs like prevent, वो वर्ड भी लिख दो, पर इसको ज्यादा एग्जैक्ट लिखना है तो दिस इज बेसिकली वर्ब। वर्ब मैंने पहले वर्ड बोला था, बट आई मतलब ज्यादा अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये सारी क्रियाएं ही हैं। तो प्रिवेंट, प्रिवेंट के साथ हम एनी का इस्तेमाल कर देते हैं जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव भाव जनरेट करना चाहते हैं। इसके साथ और वर्ड है विदाउट, मतलब ये वो है जो नॉर्मली कलेक्शन में आपको साथ साथ मिलेंगे, जैसे विदाउट एनी, आई हैव कम हियर विदाउट एनी प्रिपरेशन, आई हैव कम हियर विदाउट एनी हेल्प। समझो, विदाउट के साथ क्या लगा रहे हैं, एनी, है ना, एक तरह साथ साथ चल रहे हैं क्योंकि हम पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव का भाव देना चाहते हैं तब। और वर्ड ले लो, वी हैव हार्डली और स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली, तो हार्डली स्कार्सली इनके साथ भी एनी लग जाता है। दिस सिंपली मीन्स बहुत कम या बड़ी मुश्किल से, जैसे मतलब बड़ी मुश्किल से मैंने ये किया या बड़ी मुश्किल से कोई चीज हो रही, तो उसके लिए हार्डली स्कार्सली का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये वैसे एडवर्ब्स हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू से आई हैव हार्डली एनी मनी लेफ्ट, तो सेंटेंस पॉजिटिव है, आई हैव हार्डली एनी मनी लेफ्ट इन माई बैंक, सपोज करो, या इन माई अकाउंट। तो वैसे तो वाक्य पॉजिटिव है, कहीं नॉट का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, दिख रहा है नॉट नहीं है, लेकिन ये वाले जो सेंस है ये अपने आप में ही नेगेटिव सेंस देगा कि मेरे पास अकाउंट में मुश्किल से कुछ ही पैसे या कुछ भी पैसे ज्यादा नहीं बचे, मतलब मुश्किल से थोड़े बहुत पैसे, नेगेटिव सेंस दे देगा ये पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर। एनी का इस्तेमाल कर लेंगे जब हम कुछ ये दो तीन वर्ब्स लिखी हैं हमें एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे। फिर जैसे आई एम विदाउट एनी हेल्प, ये लिख सकते हो आप, तो पॉजिटिव में नेगेटिव की सेंस है कि मेरे पास कोई भी हेल्प नहीं। फिर एक और आता है, फोर्थ पॉइंट में लिख लीजिए, इसमें कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो एनी के साथ लिखे जाते हैं एंड दे हैव सर्टेन मीनिंग। मीनिंग किस सेंस में निकलता है इनका, नो मैटर विच, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा, इस सेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, नो मैटर विच। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन, इन एनी केस,
देखो हिंदी में क्या अर्थ हो गया, किसी भी दर पे यानी कि किसी भी रेट पे, किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट, ये लगाना, ये भी लगा दो। और नॉर्मली हम ये बात हिंदी में ऐसे बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना है। आई विल पास द एग्जाम, समझे? आई शैल टेक यू ऑन एनी डे, किसी दिन भी आ जा, तू बोल कब आना है, कब लड़ाई करनी है, ऑन एनी डे, समझे? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कब, नो मैटर विच, किसी भी दिन, किसी भी पल, किसी भी घड़ी, किसी भी दिन, किसी भी समय। तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन क्या ले रहे हैं, एनी एंड दैट पर्टिकुलर, जैसे किसी भी समय, एज इन एट एनी आवर, एनी केस, कोई भी मुद्दा हो, इन एनी केस, जैसे किसी भी तरह की समस्या हो, अक्सर ये बातें आपको सुनने को मिलेंगी, तो तूने मेरे पास आ जाना, वट एवर बी द केस, इन एनी केस कम टू मी फॉर हेल्प, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस। तो ये एनी के साथ हम ये बोलते हैं, ठीक है जी। नॉर्मली इसका जो साधारण अर्थ हो जाता है, दिस इज नो मैटर विच या नो मैटर व्हाट, कि कोई भी समस्या हो या कोई भी स्थिति हो, ये जनरल अर्थ है। इसमें और भी एक्सप्रेशन मिल जाएंगे, जनरल 2-4 मिनट। जैसे हम नहीं बोलते गेस्ट को, यू मे कम एनी डे यू लाइक, आई शेल बी अवेलेबल, कि किसी भी दिन आ जाओ कोई बात नहीं, यू कैन विजिट ऑन एनी डे, इस सेंस में भी है, मतलब कभी भी आप ये कह सकते हैं। देन वी हैव कुछ कंडीशनल क्लॉजेज हैं, वहां भी इस्तेमाल किया जाता है, उसके एग्जाम्पल लिख लीजिए बस। जैसे यू कैन राइट, यू कैन कंसल्ट योर टीचर you can consult your teacher in case of any difficulty. Ram will help Mohan if he has any problem. Ram will help Mohan if he has any problem. तो ये नॉर्मल यूजेज में जब हम कंडीशन कोई है, कोई पर्टिकुलर स्थिति है, उसको सेटिस्फाई करवा रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस जैसे हम करते थे, कुछ कुछ वैसी नेचर है इसकी। राम विल हेल्प मोहन इफ ही हैज एनी प्रॉब्लम। अच्छा, यहां एक और ध्यान देना है जो नहीं करना है, डू नॉट यूज, जैसे नो और एनी इकट्ठे यूज नहीं होंगे। डू नॉट यूज नो विद एनी, मतलब नो प्लस एनी नहीं आएंगे किसी सेंटेंस के अंदर। जैसे ऐसा नहीं बोलेंगे आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है जी, आई हैव, या तो बोलेंगे नो प्रॉब्लम, या आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, उस सेंस में नो एनी इकट्ठे नहीं करने, है ना। जैसे मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आई सपोज आई ब्रॉट नो एनी फ्रेंड, आई ब्रॉट नो फ्रेंड टू माई होम, या आई डिड नॉट ब्रिंग एनी फ्रेंड, तो इस सेंस में चलेगा। एनी एक्चुअल में अपने इसके अंदर ही कोटेशन, इसके अंदर जो भाव है वो नो के ही है, नेगेशन के ही है, तो डबल नेगेटिव हो जाता है, तो इसको हम, दिस इज टू बी अवॉइडेड, should not be used. Next we have, अब ये जितने भी डिटर्मिनर आ रहे हैं अभी आगे, ये ज्यादा कंफ्यूजिंग तो नहीं कहेंगे पर थोड़ा पता होना चाहिए। दो चीजें आपको मिलेंगी, यार मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं। एक है which can tell us about quantity, एक है which can tell us about number। ठीक है जी, नंबर बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड फ्यू, और क्वांटिटी बताने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड लिटिल। बनेगी जी बात, अब समझ लेनी बातें। इस तरफ हमारे पास होता है मच, इस तरफ हमारे पास होता है मैनी। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ये बात बताई आपको, मैनी इज यूज्ड फॉर नंबर एंड मच इज यूज्ड फॉर
क्वांटिटी। मच का मतलब है ज्यादा या काफी, तो उसका उल्टा हो गया लिटिल। ध्यान देना, ये मच का अर्थ है ज्यादा काफी और उसका उल्टा है लिटिल। मैनी का मतलब है ज्यादा बहुत से और उसका उल्टा है फ्यू। ये आपस में एंटोनिम्स है, ठीक है जी। तो मच इज ऑल्सो यूज्ड फॉर क्वांटिटी, इन द सेम वे लिटिल इज ऑल्सो यूज्ड फॉर क्वांटिटी। मैनी इज यूज्ड फॉर नंबर, इन द सेम वे फ्यू इज यूज्ड फॉर नंबर। फ्यू मतलब कम है, मैनी मतलब ज्यादा है, यही हुआ। पर इसमें फर्दर क्या एक्सप्रेशन है, अगर मैं लिख रहा हूं खाली लिटिल या इस तरफ लिख रहा हूं मतलब नंबर के लिए लिख रहा हूं फ्यू, तो इसका जो कॉनोटेशन है, भाव है, वो होता है ऐसा, मतलब नेगेटिव होता है। ये समझनी बात है। जैसे मैंने कहा आई हैव लिटिल टी इन द कप, या देयर इज लिटिल टी इन द कप। इसका मतलब है नेगेटिव सेंस है कि ज्यादा चाय नहीं, थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं है, ऑफर करने लायक नहीं है शायद, समझे? नेगेटिव सेंस। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब ज्यादा नहीं है, एक आध है कोई, नेगेटिव है उसकी कॉनोटेशन। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मीन्स आई डू नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स। मैंने डायरेक्ट बोला आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, माने इनकी दोनों की ओवरऑल सेंस है नेगेटिव। कैसी सेंस है? नेगेटिव, मतलब भाव है एज इन की ज्यादा नहीं है भैया चीज, है ना। जैसे आपको कोई पानी मांगता है आपसे, डू यू हैव सम वाटर इन द इन द बॉटल, एंड यू से देयर इज, मैनी तो आ नहीं सकता या व्यू नहीं आएगा ना, नंबर नहीं है ना, देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल, दैट मीन्स नॉट वर्थ ऑफरिंग, ज्यादा है ही नहीं तो आप ऑफर नहीं कर सकते। दूसरा, अगर मैंने इसमें पॉजिटिव बोलना है, हाँ, तो इसका मतलब होता है एट लीस्ट सम, कुछ ना कुछ है, इधर आ जाएगा अ फ्यू। इसका भी अर्थ हो गया एट लीस्ट सम, क्योंकि सम तो दोनों के लिए यूज हो जाता है, क्वालिटी क्वांटिटी। ओवरऑल अर्थ क्या हो गया कि इसकी सेंस है पॉजिटिव। जैसे हमने पूछा या आपने बोला आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, मतलब थोड़े बहुत कुछ ना कुछ दोस्त हैं। जब मैंने बोला आई हैव अ फ्यू, ए नहीं लगाया साथ, तो इसका मतलब है दोस्त ज्यादा नहीं है, एक आध है कोई पता नहीं पकड़ के कहां से लाए, ज्यादा नहीं है, नॉट मेनी, नेगेटिव उसकी कॉनोटेशन है। एंड व्हेन आई से आई हैव अ फ्यू, इट मींस आई हैव सम, एटलीस्ट सम, कुछ ना कुछ मेरे पास है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव अ लिटिल टाइम, मतलब कुछ ना कुछ टाइम है। ये टाइम के लिए लग जाएगा, ऑनेस्टी के लिए, जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वहां लग जाएगा, मतलब जो क्वांटिटी, मात्रा बताते हैं, एज इन क्वालिटीज बताते हैं, जिसमें हमारे पास भाव आते हैं ज्यादातर, टाइम, मनी, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। थर्ड, द लिटिल, तो इसमें हो गया स्पेसिफिक क्वालिटी, और यहां हो गया द फ्यू मतलब स्पेसिफिक नंबर। अब सेंटेंस से समझें, मैंने बोला था देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, देयर इज अ लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर का मतलब है कि कुछ तो कुछ पानी है। फिर मैंने अगले वाक्य में बोला द लिटिल वाटर इन द बॉटल इज क्लीन, कि जितना भी वो थोड़ा बहुत है, द लिटिल, द वो स्पेसिफिक क्वालिटी, वो स्पेसिफिक नंबर, वो स्पेसिफिक मात्रा, उसको फर्दर आप बता सकते हो। यू कैन टेक द लिटिल वाटर आई हैव इन माई बॉटल, देयर इज अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल, देयर इज अ लिटिल वाटर इन माई बॉटल, एंड यू कैन टेक द लिटिल, मतलब जितना भी वो है, यू कैन, द लिटिल मतलब वो स्पेसिफिक नंबर जो ए लिटिल से बताया। बन जाएगी बात, इसको ऐसे याद रखना, विच इज अनकाउंटेबल, इससे ज्यादा बेटर हो जाएगा।
क्वांटिटी ही कहेंगे ना इसको, क्वालिटी क्वांटिटी, पर क्वांटिटी भी कौन सी जो मेजर नहीं हो सकती, अनमेजरेबल है, और जिसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल है तो मात्रा ही ना, पानी, कितना पानी, कितनी चाय, कितनी हवा, जैसे देयर इज लिटिल ऑक्सीजन इन द रूम, देयर इज लिटिल मतलब ज्यादा नहीं है, जानने वाली है, देयर इज अ लिटिल ऑक्सीजन, तो है तो मात्रा ही, पर मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 1 किलो ऑक्सीजन बची है, 2 किलो ऑक्सीजन बची है, 3 किलो बची है, एज इन उस सेंस में नहीं। क्वांटिफाई किया जा सकता है नंबर को, तो वो फ्यू में आ जाएगा, जैसे मैं कहूं देयर इज लाइक 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, अगर पेट्रोल के साथ वो लीटर शब्द नहीं लगा है, मतलब एज इन उसकी क्वांटिटी नहीं बनी, तो फिर पेट्रोल देयर इज नॉट मच पेट्रोल, देयर इज अ लिटिल पेट्रोल, क्योंकि वो लिक्विड है। पर अगर मैंने मेजरमेंट में ला दिया, समझो, जैसे देयर इज अ फ्यू, सपोज करो लीटर्स ऑफ पेट्रोल, तो मैं लीटर शब्द साथ में इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैंने उसको क्वांटिफाई कर दिया। ये जनरल बोलने के लिए जिस चीज को आप काउंट नहीं कर सकते, ये जनरल बोलने के लिए जिस चीज को काउंट किया जा सकता है, बस इतना सा है ये वैसे क्वांटिटी ही, बट मैं बोल देता ना अनकाउंटेबल। क्वालिटी में भी आ जाएगा ना, क्वालिटी में जैसे कहां आएगा, जैसे सपोज करो ऑनेस्टी, मैंने बोलना है किसी के अंदर कितनी ऑनेस्टी है 1 मिनट के लिए, तो ऑनेस्टी को मैं फ्यू से तो बोल नहीं सकता, तो क्वालिटी हुई ना, जैसे देयर इज मच ऑनेस्टी इन माई फ्रेंड, देयर इज लिटिल ऑनेस्टी इन माई फ्रेंड, देयर इज अ लिटिल ऑनेस्टी लेफ्ट इन ह्यूमैनिटी टुडे, अ लिटिल, तो ऑनेस्टी के लिए भी तो लगा दिया, और विच इज अ क्वालिटी इस सेंस में। तो क्वालिटी क्वांटिटी चाहे दोनों लिख दें लिटिल वाले में, बट इस लिटिल वाले में, बट वी नीड टू स्पेसिफाई कि ये काउंट नहीं हो पाएगी, बस ये काउंट हो जाएंगे, और नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग लेके चलेंगे अभी, इसमें मच और मैनी है, फ्यूअर और लेस है, तो लगभग यही झगड़ा है, बस अब इस पे आ जाएंगे, बाकी तो ठीक ही लिखा हुआ है, मच और मैनी। इसमें एक और एडजेक्टिव है हमारे पास जो क्वांटिटी का है, अनकाउंटेबल का, मच एंड लेस, एंड मैनी, और इसके साथ एक और एडजेक्टिव है विच यू कैन यूज, फ्यूअर, ये नंबर्स के हैं। अब यहां खास चीज है, ध्यान देनी है, मच इज यूज्ड विथ, यहां लिख देता हूं, कैसा नाउन और कैसा नाउन, काउंट भी नहीं हो सकता और सिंगुलर हो, तो उसके साथ ज्यादा अगर चीज आपने दिखानी है, बहुत है, तो क्या यूज कर सकते हैं, मच। जबकि मैनी उसके उल्टा देखे तो मैनी ये काउंटेबल के साथ इस्तेमाल होगा क्योंकि नंबर है, प्लस नाउन कैसा होना चाहिए, तो यानी कि अगर मैंने कहना है कि देयर इज मच टाइम लेफ्ट, तो मैं वर्ब भी इज लगा रहा हूं, मच है, टाइम्स नहीं कर रहा। पर अगर मैंने बोलना है कि स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो मैनी के साथ स्टूडेंट्स करना पड़ रहा है, और वर्ब के लिए हमें प्लूरल चाहिए, जैसे देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। सेकंड जो खास बात है, मैनी ए, इसके साथ ही मैनी ए, ये यूनिक केस है, या इसके साथ लग जाता है मैनी एन, ये अपने साथ लेगा जो भी नाउन इसके बाद लगेगा, कॉमन नाउन या कॉमन नाउन ही आएगा मोस्टली, दैट विल बी सिंगुलर। ठीक है जी। खास बात क्यों मैंने बोला, खास बात इसलिए बोला क्योंकि मैनी ए या मैनी एन, एन तब लगेंगे जब नाउन आगे वाला वाउल साउंड देगा, मैनी ए या मैनी एन की सेंस यही है, पर लिखा ऐसे जाता है। जैसे एग्जाम्पल यहां लिख रहे हैं,
देखने में लग रहा है कि ये क्या ड्रामा है, क्योंकि देखो मैनी लगा हुआ है तो स्नेक्स आना चाहिए था, वर आना चाहिए था, पर हमने मैनी ए इस्तेमाल किया। ये यूनिक है। यूनिक क्यों? मैनी ए के साथ सिंगुलर नाउन लेगा और फिर सिंगुलर ही वर्ब लेगा। हालांकि सेंस क्या है? बहुत से सांप। सेंस वही है हिंदी में, पर लिखना इंग्लिश में ऐसा। ये यूनिक है, ये ध्यान रखना। या अगर एन कब लगूंगा लगाएंगे, जैसे मान लो यहां पे मैनी एन तो एमएलए, एमएलए ये शब्द जब प्रोनाउंस करते हैं तो ए पहले आता है साउंड, तो एन लगता है साथ। तो मैनी एन एमएलए का मतलब है बहुत से एमएलए देखे गए पिछले का। लिखा मैनी ए या मैनी एन के साथ, लेकिन सेंस क्या है? काउंटेबल प्लूरल की। ये यूनिक है थोड़ा सा इंग्लिश में, है ना। जैसे इसका मैं एक पैरेलल ड्रॉ कर देता हूं। ये अभी आगे हमने इसमें भी करना था वैसे दोबारा आर्टिकल में, यही कर देता हूं ड्रॉ। जैसे मैंने सिंपली ऐसा नहीं बोला मैनी बॉयज आर प्रेजेंट टुडे, ऐसा नहीं बोला। मैंने मैनी बॉयज की जगह लिखा मैनी ए बॉय इज, क्योंकि आर का भी क्या करना पड़ेगा, बस इतना ही, प्रेजेंट टुडे। अर्थ दोनों का सेम ही है। अर्थ यही है कि बहुत से लड़के प्रेजेंट है, बोलने का लहजा। ये थोड़ा सा पोएटिक है एक्चुअली एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा पोएटिक है। अभी शायद आप इसको गैस नहीं कर पाएंगे, पर जब और ज्यादा पोइट्री पढ़ लेंगे, और ज्यादा पोएम्स के साथ आपकी इंटरेक्शन होगी फर्दर, तब आप रियलाइज करोगे कि पोएट को बड़ी सारी जरूरत पड़ती है इस तरह के एक्सप्रेशन की, अगर उसको सेंस देनी है तो। ठीक है जी। अब दूसरा झगड़ा था फ्यू, यही नया मिला हमें, फ्यूअर। फ्यूअर नया मिला, इसमें लिखना है फ्यूअर जो है वो यूज होता है एज अ कंपैरेटिव ऑफ फ्यू। फिर लेस लेंगे इसके बाद। फ्यूअर जो यूज हो रहा है ये कंपैरेटिव है इसका फ्यू का, फ्यूअर। हालांकि हुआ क्या है कि ये जो लिटिल है ना, इसका कंपैरेटिव होता है लेस। पर इंग्लिश में ना दो तीन एक्सप्रेशन बन गए हैं, जैसे एक लेस है एक लेसर भी है, उसको ही कर रहे हैं आइडेंटिफाई। मतलब ये टिपिकली यूज नहीं होते, थोड़े हटके यूज होते हैं। जैसे लिटिल लेस लीस्ट आना चाहिए था ना, पर ये दूसरे सेंस में यूज होता है। चलो लो इसको कैसे। तो जो लिटिल शब्द है, मतलब ये जो लेस शब्द है, लिटिल का तो लेस आना चाहिए, बट है क्या, हुआ क्या है कि ये जो लेस है ना, ये इंडिपेंडेंट कंपैरेटिव बन चुका है अभी करंटली। मतलब इनके थोड़े जो शिफ्ट हो गए हैं यूजेज। तो इसमें आप इसको याद कैसे रख सकते हो? तो सीधी सीधी बात जो आप याद रख सकते हैं कि मच लिटिल लेस, तीनों लिख दो एक लाइन में, मच लिटिल लेस यही लिख देता हूं मैं भी, इधर लिख दिया मच लिटिल लेस। ये तीनों ही इस्तेमाल होंगे क्वांटिटी, और वो भी कौन सी, अनकाउंटेबल। क्वांटिटी है ना वो अनकाउंटेबल है, या क्वालिटी कह लीजिए। वो क्वालिटी माने कि कोई अगर गुण है उस सेंस में, पर गुण भी कैसा काउंट नहीं हो सकता, जो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन। हमने पहले भी ये बात लिखने लगे थे। इनके साथ लगेगा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन वाक्य के अंदर। उसके उल्टे आ जाएगा मैनी, फ्यू, और तीसरा आ गया फ्यूअर। ये इस्तेमाल किए जाएंगे नंबर के साथ, और इनके साथ लेना है प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब। अब सैंपल एग्जाम्पल के सेंटेंसेस, जैसे
अब ये जो लेस है ना, ये अब हमने क्या बोला कि ये बन गया है इंडिपेंडेंट कंपैरेटिव, मतलब ये ऐसे ट्रीट नहीं होता कि लिटिल का लेस किया है, इट इज ट्रीटेड एज मतलब स्टैंड अलोन कंपैरेटिव, खुद जैसे प्रेफर, सुपीरियर, जूनियर आए थे ना बीच में, है ना। तो प्रायर टू हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, प्रायर का हमने ना पॉजिटिव पढ़ा ना सुपरलेटिव पढ़ा, हमने सीधा पढ़ा कंपैरेटिव में एक जगह, वैसी फोर्स इसके पास है, ठीक है। अब इसमें कुछ एक वाक्य लिख लीजिए, देखो मच वाले तो बड़े कॉमन है, जैसे मैं लिखूं देयर इज मच फूड इन द फ्रिज, देयर इज मच फूड इन द फ्रिज। तो आप ध्यान दो, मैंने जो क्वांटिटी ली वो अनकाउंटेबल है, फूड खाना, कितना खाना, एक थाली, दो थाली, तीन थाली, ऐसे मेजर करते हैं हम। चाय कैसे मेजर करते हैं, एक कप, दो कप, तीन कप, है ना। तो कितना खाना, मच फूड, और उसके लिए मैंने लगाई वो, देखो हालांकि फूड ज्यादा है बट देयर इज मच, मतलब हमने लिखा भी यही कि क्वांटिटी अनकाउंटेबल, मच लगाना तो सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन, फूड्स थोड़ी किया, फूड्स नहीं किया, देयर इज मच फूड, देयर इज मच टाइम, देयर इज मच ऑनेस्टी, देयर इज मच पॉवर्टी इन द कंट्री, इस सेंस में इस्तेमाल करना। फिर जैसे वाक्य है दिस काउ गिव्स मच मिल्क, दिस काउ गिव्स मच मिल्क, क्योंकि दूध भी ऐसी क्वांटिटी है जो क्वांटिफाई काउंटेबल नहीं है, क्वांटिटी बेशक है पर काउंटेबल नहीं है। तो इस तरह के वाक्य एक दो लिख लीजिए, जैसे आप ऐसा लिख दो आई डू नॉट ईट या आई डू नॉट टेक मच ब्रेकफास्ट। फिर लिटिल वाले तो हमने तीन सेंस में पढ़ डाले, लिटिल के तो तीन पढ़ लिए ना अभी, अरे अभी तो किया, he has little knowledge, he has a little knowledge, the little knowledge he has is all wrong, a little, the little, little, ये तीन में पढ़ लिया हमने। लेस के लिए आप सिंपली लिख सकते हो, अभी ये वाला कर रहे हैं ना, तो लिटिल का कर दिया, मच के मैंने दो एग्जांपल लिखा दिए, लेस का लगा बोल। लेस का जैसे सिंपली आप कह सकते हो कि इसमें कंपैरेटिव की फोर्स है तो देन के साथ इसको हम करेंगे, लेस है ना, तो मतलब कंपैरिजन करने के लिए देन का इस्तेमाल होगा, जैसे I have less money than you have. फिर इसके साथ फर्दर लगा सकते हो दिस क्वेश्चन इज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, दिस क्वेश्चन इज ऑफ लेस इंपॉर्टेंस। देन और कौन सा, मैनी वाला तो आप नॉर्मली कर ही सकते हो, एक दो वाक्य लिख दो, मैनी स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द कॉलेज, many students have left the college, फिर आई नो मैनी पीपल, ये सारे हो सकते हैं मैनी के एग्जाम्पल। मैनी का जो उल्टा है वो है फ्यू, इसके हमने अभी किए, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, अरे अभी कर दिए ना वो, तो ये तो पता चल गया आपको। कम, फ्यू अकेला होगा तो नेगेटिव सेंस, ए फ्यू होगा तो पॉजिटिव सेंस, दो फ्यू मतलब जो भी ए फ्यू ने बताया वो सारे सारे इंक्लूड कर दिए। फिर आ गया फ्यूअर, फ्यूअर वाले में लिख दो एक दो। फ्यूअर भी वैसा ही है जैसे लेस है ना, तो फ्यूअर के केस में हम लोग दैन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे माय मेल फ्रेंड्स आर फ्यूअर देन माय फीमेल फ्रेंड्स, ऐसा लिख दो। या सिंपली देयर आर फ्यूअर मेल्स देन फीमेल्स इन द क्लास, हमारी क्लास में तो ऐसा ही है, देयर आर फ्यूअर मेल्स देन फीमेल्स इन द क्लास। तो ये फ्यूअर कंपैरिजन की सेंस में चला जाएगा देन। ठीक है जी, मतलब इतने ही हैं ये, इसके बाद अभी वो आएंगे एडजेक्टिव। एक वर्ड मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, हमारे पास वर्ड है ग्रेट, ग्रेट का कंपैरेटिव बनता है ग्रेटर, और इसका ऑपोजिट बना रखा है ये,
लेस अपने आप में क्या बोलता है? कंपैरिजन, कम इंपॉर्टेंस का। और ये ग्रेटर का उल्टा है लेसर। इस सेंस में पकड़ना इसको, ग्रेटर का उल्टा है लेसर। या ओवरऑल क्या समझ सकते हैं लेसर को? लेस इंपॉर्टेंट। मतलब इसका अगर सिनोनिम ही ढूंढना हो तो क्या बन जाएगा? लेस इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स लेसर इन क्वालिटी, लेसर इन वैल्यू। तो ग्रेटर इन वैल्यू नहीं बोला, लेसर इन वैल्यू। ग्रेटर इन क्वालिटी नहीं बोला, लेसर इन क्वालिटी। वहां ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये बड़े ब्रीफ में थोड़े से जो हमारे बड़े जरूरी रोजमर्रा की लाइफ वाले कह लीजिए, या एकेडमिक राइटिंग के एंगल से जो इंपॉर्टेंट है और जिनमें गड़बड़ कर सकते हैं हम लोग, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके लिए। वी कॉल देम डिटर्मिनर्स। व्हाट वी कॉल देम? डिटर्मिनर्स। अब जैसे मैं एक सैंपल सेंटेंस लिख देता हूं, फिर कंक्लूड कर रहे हैं, टाइम भी होता चला है। सपोज करो मैंने बोला इसमें गलती क्या लग रही है आपको, ये बताना है। क्योंकि जब आपको चाय में चीनी चाहिए तो ऐसा थोड़ी होगा कि नहीं, नहीं की सेंस नहीं दे सकते ना, फिर आपको पॉजिटिव सेंस देनी है कि मुझे चाय के लिए थोड़ी सी चीनी चाहिए। तो थोड़ी सी के लिए आपको लगाना पड़ेगा ए लिटिल। जैसे आप किसी को बोल रहे हो यू शुड स्टे फ्यू डेज मोर। आप किसी को पॉजिटिवली बोल रहे हो कि भैया कुछ दिन और रुको, और जब कुछ दिन और रुको बोलना है तो फ्यू तो लगा नहीं सकते, क्योंकि फ्यू का मतलब है नॉट मैनी। तो हमें देना है पॉजिटिव एक्सप्रेशन ए फ्यू। इस तरह की छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी। जैसे मैं सेंटेंस दूं आपको एक, इसमें क्या कमी है? हाँ, ड्रेसेस की जगह ड्रेस कर देते हैं। नहीं, हैव ही आएगा डू के साथ। जब भी आता है हैव, हैज है, हैव आएगा जब अकेला होगा। जब डू डज लग गया तो हैव ही है, क्योंकि जो एक्चुअल वर्ब है वो हैव ही है। हेल्पिंग वर्ब में हैज आता है, जैसे शी हैज नो, तब मैं लिखता है ऐसे। पर चलो यहां मैंने कुछ और सेंस है, यहां आप डिटर्मिनर ढूंढो, क्या गड़बड़ है? यस, बिकॉज जब ड्रेसेस काउंटेबल है, काउंटेबल है तो ऑब्वियस है फिर मच तो लगना ही नहीं। क्या लगना? ये गलती है। इसने इस सेंस में समझा कि मच के साथ हमें सिंगुलर नाउन लगाना है तो हम नाउन ही चेंज कर दें, पर नाउन हमारा काउंटेबल है तो हमें डिटर्मिनर चेंज करना है। समझे? नाउन काउंटेबल है, हमें डिटर्मिनर चेंज करना है। तो वी हैव टू से ही डज नॉट हैव मेनी ड्रेस। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं विच यू कैन पॉइंट आउट। इसमें बुक में और भी दे रखी हैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हमने बेसिकली शुरू कर रखे हैं। तो उसमें एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स की बात आपसे अभी तक हुई है। तो कायदे से तो इसके बाद इन्होंने आर्टिकल्स दे रखे हैं। मोटे तौर पे मैं 10 मिनट में बता देता हूँ कि है क्या, कवर आपने करना है। हम लोग ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पे पहले बात कभी भी नहीं हुई है, जैसे एडवर्ब है, या कह लीजिए कंजंक्शंस हैं, और वर्ब्स हैं एज सच पर्टिकुलर, कुछ ऐसे टिपिकल, उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। इसके बारे में मोटी मोटी बातें ज्यादा है नहीं। तो जैसे देखिए आर्टिकल्स आपके पास 3 होते हैं, ए एंड द, और ए एंड द में ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। दे आर नॉट डेफिनिट, दे आर कॉल्ड इनडेफिनिट। इनडेफिनिट इसलिए इनको कहा जाता है बिकॉज दे पॉइंट आउट टू थिंग्स इन जनरल, नॉट इन पर्टिकुलर। सपोज, और जो जनरली ये इस्तेमाल होते हैं, ये होते हैं किसी भी कॉमन नाउन के साथ अगर वो सिंगुलर है, सिंगुलर कॉमन नाउन, और वो काउंटेबल भी होना चाहिए। सिंगुलर कॉमन नाउन जो कि हो
काउंटेबल और पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा हो तब ज्यादा, तब इस्तेमाल करना ही करना है। दूसरी बार जब उसके बारे में बात होगी तो नॉर्मली प्रॉपर नाउन को हमने प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया होता है, कॉमन नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया होता है। सपोज आई नीड टू से, मैंने ये वाक्य लिखा, आई नो अ बॉय, ये इंप्लाई करता है कि कोई जनरल बात की जा रही है किसी लड़के के बारे में विच इज नॉट स्पेसिफिक। और अगर मैं ऐसे लिखूं, इसका मतलब किसी खास लड़के को, कोई खास पर्सन है जिसके साथ पहले से ही आपकी कोई इंटरेक्शन है या पहले से आप उसको जानते हैं। लाइक आई नो अ बॉय हु इज मैड, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा बिकॉज पर्सन इज स्पेसिफिक, सम स्पेसिफिक बॉय जो कि पागल है, तो यू हैव टू यूज डेफिनेट प्रोनाउन। तो इनडेफिनेट तब इस्तेमाल करेंगे जब पहली बार किसी चीज को इंट्रोड्यूस करना है और वो कैसी है, काउंटेबल है, सिंगुलर है और कॉमन नाउन है। और अगर वो पर्सन को स्पेसिफिक पर्सन है तो हम उसके साथ लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल। जैसे नॉर्मल या जो भी देर वाले सेंटेंसेस होते हैं जो वैसे भी इंट्रोड्यूस ही कर रहे होते हैं किसी आइडिया, कॉन्सेप्ट या पर्सन को, उनके साथ अगर वो सिंगल काउंटेबल कॉमन नाउन हमने कहना है तो हिंदी में बेशक नहीं आ रहा, गाय है, मैं तो यही कराता रहा, पर हम वहां लिखते थे देयर इज ए काउ, तो ए हम जबरदस्ती लगा रहे हैं खुद से इंग्लिश में, बिकॉज यही रूल कहता है कि indefinite pronoun will precede any countable singular common noun if it is introduced in the sentence for the first time or you are talking about it for the first time. अब इसी गाय के बारे में जब मैंने अगला वाक्य बनाना है तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा a cow is white, अब लिखूंगा the cow, क्योंकि वही गाय है जो पहले वाक्य में इंट्रोड्यूस हो गई है। तो यह स्पेसिफिक बताएगा डेफिनेट प्रोनाउन, सॉरी डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा, ए और एन में ज्यादा झगड़ा ज्यादा नहीं है क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, ए इज इक्वल टू एन, दोनों एक चीज का इशारा करते हैं, सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉमन नाउन सिंगुलर। पर ए और एन लगाने में क्या झगड़ा है कि ए और एन लगाए जाते हैं देख के साउंड, तो साउंड आना चाहिए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, तब हम अप्लाई कर देंगे ए, उस पर्टिकुलर स्पेलिंग का फर्स्ट साउंड, उस पर्टिकुलर वर्ड का फर्स्ट साउंड, बाद में कोई आता रहे हमें उसकी कोई टेंशन नहीं, फर्स्ट साउंड शुड बी अ कॉन्सोनेंट। एंड इन केस वी विल यूज एन इफ द साउंड इज वॉल साउंड। अब छोटी क्लासेस में हमें ऐसे पढ़ा दिया जाता है कि वाउल साउंड की पहचान कैसे करें, तो वाउल साउंड को पहचानने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, है ना, इनकी पहचान कर लेते हैं, पर ये अप्रोच हमारी है गलत, बिकॉज दिस अप्रोच जनरली कंफ्यूज करती है। सपोज करो मैंने ऐसे लिखा, तो मुझे ए लगाना चाहिए या एन, हाँ जी, एन लगाना चाहिए, क्यों? हाँ, क्योंकि हमने जब इसकी स्पेलिंग देखी तो ठीक है, ये तो दिख रहा है हमें, बट वी हैव टू लुक फॉर द साउंड नॉट द स्पेलिंग। कॉन्सोनेंट इज नॉट अ स्पेलिंग, कॉन्सोनेंट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड। दो तरह के जनरली अल्फाबेट के अंदर साउंड मिलेंगे आपको। कॉन्सोनेंट वो वाले हैं जिनमें हमारे पास जो आर्टिकुलेटर है वो इंटरैक्ट करेगा। आर्टिकुलेटर कौन होते हैं? मूवेबल आर्टिकुलेटर हैं, इमूवेबल है, जैसे हमारी जीभ इज मूवेबल आर्टिकुलेटर, टंग ये मूवमेंट करेगी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माउथ टच करेगी, तो लंग से हवा बाहर जो आ रही है तो वो किसी खास साउंड में ढलेगी, मीन दिस टंग हेल्प्स अस इन प्रोनाउंसिंग वर्ड्स। और ऐसे साउंड जो विदाउट अ टंग की इंटरेक्शन के आ जाते हैं, दे आर कॉल्ड वाउल साउंड। हिंदी में खास तौर पे हम इनको समझते हैं बड़े आसानी से, तो हम कहते हैं स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? अ से लेके आ तक वो स्वर है सारे 11, और 33 थे व्यंजन। इंग्लिश में भी हैं, मैंने आपको आईपीए दिखाया भी था शायद, तो वही चीज अब हमारे काम आएगी। पर पॉइंट ये है कि हम इतना ज्यादा अगर याद नहीं रख सकते तो सिंपल आपने क्या याद रखना है कि जो हिंदी में स्वर हैं उनसे मिलते जुलते साउंड इंग्लिश में भी स्वर है।
जो हिंदी में व्यंजन है उनसे मिलते जुलते साउंड इंग्लिश में भी व्यंजन है। इसका मतलब ये हुआ व्हेन आई प्रोनाउंस दिस वर्ड इट इज प्रोनाउंस्ड स्टार्टिंग वर्ड इज या something like this European, it's not e. When it is a year sound is consonant then I have to add। तो अगर ये चीज आपको अभी प्रॉब्लमैटिक लग रही है देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल द वीडियोस। वो 4 वीडियोस हैं पहले जिसमें रूल्स ही कराए हैं कि करना क्या है, देन गो फॉर द एक्सरसाइज। ये आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हो सकता है किसी के लिए रूल्स आसान है, पढ़े हैं, उसको आते हैं, that person can immediately start the exercises, and if you are not familiar with the rules go through the rules first। मेरे वीडियोस आपको लग रहा है समझ कम आ रहे हैं तो कहीं भी आप YouTube सर्च कर ले, बहुत वीडियोस मिल जाएंगे जहां पे आपको एक एक चीज बारीकी से समझाई होगी। ठीक है जी बात है। तो मोटे तौर पे झगड़ा आपको यही है, यू हैव टू नो हाउ टू प्रोनाउंस अ वर्ड। प्रोनाउंसिएशन आपकी ओके है देन आर्टिकल कैन बी प्लेस्ड लाइकवाइज। एक मैं और शब्द दे देता हूं यहीं पे, and why and I know because Indian English में जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं so we generally use the word ear, we generally use the word ear but actually इसकी प्रोनाउंसिएशन ear नहीं है। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज य। आपने बोलना है जब इसको तो कैसे बोलना है, य। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ईयर, इट्स ईयर। व्हेन इट इज ईयर ऑटोमेटिकली बिकॉज नाउ इट बिकम्स अ कॉन्सोनेंट सो इट विल गो विद। हालांकि जनरली जब हम आर्टिकल्स प्लेस करते हैं, कोई भी स्पीकर प्लेस करेगा, ही और शी हैज टू फॉलो द साउंड पैटर्न ऑब्वियसली। सो इन अ पर्टिकुलर एक्सेंट, सपोज इंडियन एक्सेंट में, इंडियन स्टाइल में जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशन है ईयर। हम तो ईयर ही पढ़ते आए इतने सालों से, तो ईयर के साथ तो फिर एन ही जाएगा। पर जब आप बुक्स में जाओगे और आप एक्सरसाइजेस करने लगोगे तो वहां ईयर के साथ लगाया होगा ए, एन गलत कर देगा वो आपका। उसका कारण ये है बिकॉज द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज ईयर। इसी तरह से एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा विच इज नॉट कॉमन, ये तो कॉमन है शायद, honest is common because it goes with o, one is common because it goes with wo so it will take a। similarly this is a word, इसका अर्थ होता है वारिस, प्रोनाउंस इसको भी एयर ही करते हैं, एयर। ये इसके साथ ये होमोफोन है, एयर सुनाई देगा, एयर। so this air is basically some legal air, some legal descendant, so this is also pronounced with the help of vowel। तो इसके साथ भी लगना है एन। और कंफ्यूजन होती है जहां हम देखते हैं some abbreviations like the abbreviation MA, like the abbreviation MLA, like the abbreviation suppose NDA, any such abbreviations, when you need to add certain articles with them, so we need to add an। Why? Because when we pronounce them, the first sound that we utter is similar to a, m। so when you say ma, m, so first sound is a, which is a vowel sound, so we use article an with them। ये क्वेश्चंस इसलिए बता रहा हूं बिकॉज ये कंफ्यूजिंग ये है और यहां से कंफ्यूजन होती वहीं से सवाल आता है। हाँ, अगर आप मास्टर ऑफ आर्ट्स पूरा लिख रहे हो तब वो ए मास्टर ऑफ आर्ट्स ही है, क्योंकि यहां साउंड पहले म कॉन्सोनेंट आया, मास्टर ऑफ आर्ट्स, और यहां एम ए। सो ही इज एन एम ए और शी इज एन एम ए इन इंग्लिश, बट शी इज अ मास्टर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश। समझ गए बात? ये प्रैक्टिकली। अब ये छोटी छोटी चीजें मैंने इसलिए बताई सो दैट यू व्हेन यू गो थ्रू द वीडियोस प्लीज डू इट, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टॉपिक्स। इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, जहां भी आप जाओगे यूज ऑफ आर्टिकल बड़े बेसिक चीज है। ये शायद आप 8th 9th में भी किया हो, +2 में भी किया हो गया आप भूल गए हो,
बट यू नीड टू रिफ्रेश योर मेमोरीज। तो मैं पूरा टॉपिक नहीं करा रहा हूँ, वीडियोस उसके ऑलरेडी बने हुए हैं, और पता नहीं मैंने अब इस साल भी ऐड कर दिए कुछ नए वीडियोस, एक्सरसाइजेस करवा दिए हैं, और कुछ मैं आपको एक्सरसाइज सेंड भी कर दूंगा ऑनलाइन। उनको सॉल्व करके देख लें कि आप अपने आप को बैलेंस कर लें, चेक कर लें कि आप कितना की अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, देन यू हैव टू गो थ्रू द रूल्स। एक बार रूल्स देख लेंगे। जहां तक द की बात है, द आपको पता है जितनी भी यूनिक चीजें हैं सबके साथ द लगना है, खासतौर पे एस्ट्रोनॉमिकली। देन वी हैव नेम्स ऑफ सिटीज, जो एट्रीब्यूटिव नेम्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव नेम्स होते हैं, उसके साथ तो लगता है, एट्रीब्यूटिव के साथ शायद नहीं लगता, ऐसा कुछ है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, द कहाँ लगना है, जैसे न्यूज़पेपर के नाम, फिर कोई मैगजीन्स हैं, या कोई हमारे पास माउंटेन रेंजेस हैं, ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, कुछ कुछ देशों के नाम के साथ लगता है। द यूएसए, द यूके, क्योंकि वो डिस्क्राइब करता है उसकी क्वालिटीज को, तब वो लग जाएगा। फिर इसी तरह से द का इस्तेमाल किया जाता है काफी सारे केसेस में, व्हेन वी हैव लाइक यूनिक केस बता देता हूं एक दो। ये यूनिक केस देख ले, जो कंपैरेटिव डिग्री होगी जहां ये वाली फ्रेज आएगी ऐसे, द कूलर द बेटर, मतलब दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, द के साथ वो इंडिकेट कर रही हैं रिलेशन, जैसे जितना ठंडा उतना अच्छा, जितनी गुड़ डालोगे या उतनी जितनी चीनी डालोगे चाय उतनी मीठी, द मोर शुगर यू ऐड द स्वीटर इट इज, द स्वीटर इट इज, द मोर शुगर। ये थोड़ा ध्यान दे, कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही आता है। दूसरी यूनिक चीज द के साथ क्या है कि अगर ये द किसी एडजेक्टिव के साथ लग जाएगा, जैसे कॉमन, रिच, इट मीन्स rich means rich person, it's an adjective, but if I add the to it, the rich, then it indicates rich people. If I add the to poor, it indicates poor people. सिर्फ poor लिखा है तो ये adjective है, विशेषता है किसी की, he is poor, he is a poor person। पर अगर मैं बोल रहा हूं the poor are queuing up in the line, so that the poor expression means poor people। इसी तरह से इसको ना और भी, जैसे मान लो मैंने ऐसा लिखा, इंजर्ड घायल, द इंजर्ड घायल लोग, ये कर देता है, द जब ऐड हो जाएगा इसके साथ। कुछ केसेस में खासतौर पे याद रखें, जैसे है कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रिजन, चर्च, टेम्पल, ऑफिस, स्कूल, ऐसी बिल्डिंग्स जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बनी है, वहां पे अगर आप उस काम के लिए जा रहे हो जिस काम के लिए वो बनी है, then you will not use any article with them, like I am going to college, I am going to the college नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं I am going to college, it means कि कॉलेज क्या करने जा रहा हूं, क्योंकि कॉलेज उसके लिए बना है। I am going to prison, अगर मैंने ऐसे बोला, द नहीं लगाया है, आई एम गोइंग टू प्रिजन, इट सिंपली मीन्स कि मैं प्रिजन में जा रहा हूं क्योंकि मुझे जेल होगी। मतलब अगर द नहीं लगाया है, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब है आप उसी काम के लिए जा रहे हैं जिस काम के लिए वो चीज बनी है। आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल बिकॉज आई एम एडमिटेड देयर, बट व्हेन आई से आई एम गोइंग टू द हॉस्पिटल, इट मीन्स आई एम नॉट एडमिटेड देयर, आई एम गोइंग देयर फॉर सम अदर रीजन। समझे? आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं वहां पढ़ता हूं, आई एम गोइंग टू द स्कूल, मैं नहीं पढ़ता, मैं किसी और काम से जा रहा हूं। समझे? तो ये रूल्स आपको वहां से मिल जाएंगे, वीडियोस में सारे डिस्कस किए होंगे, वहां से आप इनको अपडेट कर लें अपने आप को, बन जाएगी बात है, उसमें मिल जाएगा सब कुछ। सारे नहीं मैं बता रहा, बहुत कुछ है, इट विल टेक टाइम। आप खुद ही सोचो, मुझे 7 दिन लगे थे फर्स्ट वालों को पढ़ाने के, सिर्फ आर्टिकल्स, तो कितना होगा उसमें मटेरियल। और काफी जगह ऐसी है जहां द नहीं लगता या कोई आर्टिकल नहीं लगता, जैसे मैन, वुमन, चाइल्ड, दे डोंट यूजुअली टेक एनी आर्टिकल विद देम, मैन, वुमन एंड चाइल्ड, जनरल बात करते हैं।
दूसरा जो जनरल टॉपिक है विच यू नीड टू अपडेट योरसेल्फ अबाउट, दिस इज प्रेपोजिशन। इसको भी जरा इंट्रोड्यूस कर देता हूं, बाकी आप देख लीजिएगा। प्रेपोजिशंस बेसिकली बताती हैं रिलेशन नाउन या प्रोनाउन का यानी सब्जेक्ट का विद द अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। प्रेपोजिशन ऑपरेट करती हैं 3 लेवल पे, 3 स्टेजेस है इसकी, ये समझनी बात वेरी इंपॉर्टेंट। First level where we have prepositions, we have simple prepositions like in, at, on, from, to, towards, etc. Second level is compound prepositions where 2 prepositions combine to form like into, then we have upon, then we have like above, then we have about, then we have without, within, likewise into, कंपाउंड, सिंपल। थर्ड लेवल पे, मतलब ये लेवल इसके नहीं है, ये सिंपली प्रपोजिशन की टाइप्स है। थर्ड में आती हैं फ्रेजल प्रपोजिशन, जो फ्रेज बन जाती हैं। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद लिमिटेड मीनिंग। जैसे ये पूरा ही एक्सप्रेशन प्रपोजिशन है, ये पूरा ही एक्सप्रेशन प्रपोजिशन है, ये पूरा ही एक्सप्रेशन बाय वर्च्यू ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, बाय डिंट ऑफ, अकॉर्डिंग टू, पढ़े हैं, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, ऑल दीज आर प्रपोजिशंस बट इन phrasal form where there is a group of words acting as preposition. अब एक लेवल पे तो ये सारे शब्द एक्ट करेंगे एज स्टैंड अलोन वर्ड्स विच मीन समथिंग लाइक ऑन प्रेपोजिशन लगाते हैं अगर हमें डे को डिस्क्राइब करना है किसी को या दिए हुए किसी डेट को बोलना है। जैसे मैं बोलूं आई शैल मीट यू और बीच में है मंडे, तो मैं बोलूंगा आई शैल मीट यू ऑन मंडे। आई शैल मीट यू ऑन मंडे, डे दिया होगा तो आई शैल मीट यू ऑन 12th of November, आई शैल मीट यू ऑन 12th। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th August, क्योंकि क्या दिया है 15th August, समझे, ऑन। और अगर सिर्फ मंथ ही दिया होता या ईयर दिया होता तो क्या लगता, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन अगस्त, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, ऑन 1947 नहीं। तो ये तो एक लेवल है ना जहां पे इन शब्दों के कुछ साधारण अर्थ हैं और वो साधारण अर्थ में इस्तेमाल हो रहे हैं। ऑन का मतलब है पर, इन का मतलब है में, फ्रॉम का मतलब है से, टू का मतलब है को, समझे। दिस इज लेवल फर्स्ट। इसके भी रूल्स हैं, एटलीस्ट आपको सारी प्रेपोजिशन की लिस्ट देखनी है, वीडियो देखने आ रहे हैं उसके भी 3-4 वीडियो है, इट विल टेक टाइम, पर उसका फायदा ये होगा कि आपकी अपडेट हो जाएगी नॉलेज सारी। और इसमें से क्वेश्चन ज्यादा टपकेंगे क्योंकि जब वो एकेडमिक राइटिंग में कह लीजिए कि ग्रामर डालता है तो वो फर्स्ट ईयर के लेवल का या सेकेंड ईयर के लेवल का ही होता है, तो फिर वो वहीं पहुंच जाता है। यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ प्रपोजिशन, फर्स्ट ईयर में पता नहीं आपने कैसे वो किया था, बट दिस वाज बेसिक पार्ट। ठीक, अब ऑन का यूजेज, इन का यूजेज, फिर एट, स्पेसिफिक प्लेस है तो एट, टाइम है तो एट, स्पेसिफिक जगह है तो टाइम। जैसे आई एम इन द मार्केट, वेयर आर यू इन द मार्केट, आई एम एट बार्बर्स शॉप, एट बार्बर्स शॉप, जहां पे आप फिजिकली लोकेटेड हो। मार्केट में तो सब जगह थोड़ी हो, पर जहां फिजिकली प्रेजेंट हो, ठीक है। इन नॉर्मली इस्तेमाल होता है किसी एनक्लोज्ड स्पेस के लिए, लाइक वी आर इन अ रूम, इट इज अ बॉक्स, वी आर एनक्लोज्ड इन द वॉल्स ऑफ द रूम। सोलर सिस्टम, एनक्लोज्ड इन द magnetic field or gravitational field of the sun. So there are 9 planets or 8 planets in the solar system because there is an imaginary boundary to it. समझे। तो कुछ बेसिक रूल्स आपको मिलेंगे वहां वीडियोस में, where you will generally get the idea कि why to use or where to use preposition at level 1. लेवल 1 के बाद आएगा लेवल 2। लेवल 2 ये कहता है कि हर शब्द, हर शब्द तो नहीं, ऐसा कह सकता है कि
चुने हुए शब्दों के साथ रिलेशन स्थापित करने के लिए, रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए वी नीड सम स्पेसिफिक प्रीपोजिशंस। ये बड़ी कॉमन सी चीज है। जैसे किसी चीज को गहराई से देखना है, अटेंशन से देखना है, आई विल यूज द वर्ड लुक, वर्ब है और उसके साथ प्रीपोजिशन लगेगी एट। अगर मैं किसी चीज से डरा हुआ हूं या डरता हूं, ये होता है अफ्रेड, एडजेक्टिव है ये, डरा हुआ ही। और इस अफ्रेड के साथ रिलेशन बताने के लिए लगता है ऑफ। जैसे मैं किससे डरता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ माई फादर। तो अफ्रेड हूं, डरा हुआ हूं, किससे, पिता से। पर रिलेशन बताने के लिए हिंदी में तो आ रहा है पिता से, पिता से। और ऑब्वियस है हमारी इंस्टिंक्ट बोलती है यार से के लिए क्या वर्ड होता है, फ्रॉम। पर हम फ्रॉम नहीं लगा सकते, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रेपोजिशन फॉलो करती है अफ्रेड को, दैट इज ऑलवेज ऑफ, रिलेशन जो बताना है। समझे? ऐसे कई सारे वर्ड है और उनकी लिस्ट है, और वो करने पड़ते हैं याद। इसका और कोई हल नहीं। अखबार पढ़ के, नॉर्मली जो रीडिंग हम करते हैं, लिटरेचर पढ़ रहे हैं या कुछ और चीज पढ़ रहे हैं इंग्लिश में, तो वहां भी ऑब्जर्व करके हम ये वर्ड्स को याद रख सकते हैं। दूसरा तरीका याद रखने का, ट्राई टू मेमोराइज देम इन पेयर्स, लाइक अफ्रेड ऑफ, प्राउड ऑफ, फॉन्ड ऑफ, केयर फॉर, वेट फॉर, होप फॉर। समझे? अब ये पेयर्स मिलेंगे कहाँ? तो यूजी इंग्लिश वेबसाइट पे मैंने सारे पेयर्स भी लगाए हैं, एक पूरी भरी पूरी बुक है 150-200 लाइन उसमें डाल रखे हैं। तो वहां से आप उसको एक बार रीड आउट कर लीजिए। कोशिश ऐसा करें कि जो आपको आते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, जो आपको नहीं आते उनको लिख लें। उसमें एडजेक्टिव्स भी होंगे, नाउन्स भी होंगी, वर्ब्स भी होंगे। ठीक है जी? जैसे वाक्य आपको ऐसा भी आ सकता है, सिंपल फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रेपोजिशन। तो होप के साथ क्या लगता है नॉर्मली? होप फॉर द बेस्ट। फिर प्राउड के साथ ऑफ आता है, लेकिन प्राइड के साथ इन आता है। याद करने पड़ेंगे, और कोई हल नहीं। ठीक है जी? दिस इज व्हाट इट्स लाइक। और पढ़ के लिख के इजीली ये आ जाती हैं, ऐसा कोई बड़ी टफ नहीं है, बट वही है ना कि आपको उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। और यहां कुछ एक ही दी हुई है प्रेपोजिशन। हाँ, ये इसमें दी है 87, ये लिख के दी है उन्होंने। जैसे उन्होंने लिखा एक्सीड टू, ऑब्जेक्ट टू होता है, एक्यूज ऑफ होता है, एक्ट अपॉन, अफ्रेड ऑफ, एग्री विद, अराइव एट, अशेम्ड ऑफ, एस्टोनिश्ड एट। फिर कुछ केसेस में क्या होगा, जैसे वर्ड आया एग्री, तो एग्री विद लगता है अ पर्सन। वैसे शायद पहले भी आपको ये कराया है कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, मे भी थोड़ा बहुत बताया हो। एग्री विद अ पर्सन बट एग्री टू ए प्रपोजल। जैसे आई एग्री विद यू बट आई एग्री टू द प्रपोजल यू गिव। एंड आई एग्री ऑन, ये लेट्स एग्री ऑन अ डेट। एग्री ऑन किसी पर्टिकुलर मैटर के ऊपर जब हम किसी निर्णय में पहुंचे तो एग्री के साथ लग जाता है फिर ऑन। तो 2-3 वेरिएशन हो गए। इसी तरह से एंग्री, एंग्री विद होता है अ पर्सन। जैसे आई एम एंग्री विद यू, आई एम एंग्री विद माई मदर, एंग्री विद माई फादर। बट व्हेन आई से आई एंग्री एट, तो एट मतलब किस चीज पे एंग्री हो। जैसे आई एम एंग्री विद माई ब्रदर एट हिज बिहेवियर। समझे? तो बेसिकली ये क्या है, prepositions which need to be associated with particular words। आप ऐसा नहीं कह सकते आई एम एंग्री एट माई ब्रदर विद हिज बिहेवियर, वो गलत है। याद करनी पड़ेंगी prepositions का ये झगड़ा है। लेवल थर्ड, ये सेकंड लेवल हो गया। यहां पे उनके साधारण अर्थ उसी शब्द के हैं जिसके साथ वो लगी हैं, वो खाली संबंध बता रहे हैं। क्योंकि अगर हमने कहा एंग्री विद, तो वो भाव यही देगा कि गुस्सा है, बस वो विद या एट से पता चलेगा कि किसके साथ या किस चीज से गुस्सा, रिलेशन ही बताया ना। लेवल थर्ड में क्या होता है, certain words followed by certain prepositions they acquire an entirely new meaning, they become new words। एग्जाम्पल, मैंने लुक के साथ लगाया आफ्टर, तो कायदे से होना तो चाहिए था लुक आफ्टर बिकम्स पीछे देखना या बाद में देखना।
But when these two words are used together, they behave as a new word, और उनका जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, जो ये शब्द हैं, we call them phrasal verbs. हाँ, so look after becomes I need to, या सॉरी, we should look after our parents. तो इसका ये मतलब है कि पेरेंट्स के पीछे देखना है. We need to look after means we have to look after my cat while I'm gone. तो आप उसको बोल रहे हो कि मेरी बिल्ली का ध्यान रखें. Look after. अब ये क्यों चाहिए हमें phrasal verbs? Phrasal verbs are required because they are actually, I think they constitute the bulk of spoken English which is used in ordinary language. Bulk में ये वाले बोलते हैं. पुलिस वाला जा रहा है, आपकी गाड़ी रोकनी है तो वो नहीं बोलेगा स्टॉप द कार, पुल ओवर, और आपको लगेगा ये पता नहीं क्या करना है. समझो, वेक अप, गेट अप. हम खुद ही तो बोलते हैं आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो गेट के साथ क्या लगाया? अप, जिसका अर्थ हो गया सो के उठना. पास अवे, पास हो गया, मर गया. माई द ओल्ड मैन पास्ड अवे लास्ट नाइट. समझो, तो पास अवे इज अ फ्रेजल वर्ब which is gives an entirely new meaning. Look down upon, घृणा करना. Don't look down upon innocent people or you know, suppose black people. Do not look down upon black people. Do not look down upon. Look down upon means do not hate. तो मैंने ऐसे नहीं बोला do not hate black people, सीधा साफ सुथरा नहीं कहा. I said do not look down upon. ये ऐसा ही है जैसे हमारे इंग्लिश में, हिंदी में भी कई सारे ऐसे तरीके हैं बोलने के, है ना. मल्टीपल वेज होते हैं ना टू स्पीक समथिंग. इंग्लिश में दे हैव अनदर वे, दे हैव यूज्ड सिंपल वर्ड्स. नॉर्मली ये जो वर्ब्स ही है ना सारी, लुक है, टेक है, कॉल है, ऐसे ऐसे सिंपल शब्दों के साथ, होल्ड है, यू विल नोटिस डिफरेंट टाइप. आप देखो लुक आफ्टर नहीं है, लुक इनटू होगा तो पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, इंक्वायरी करना. समझे? लुक के साथ लुक डाउन, ऑन या अपॉन, ये मैंने अभी बताया. घृणा करना, तो लुक की ही कितनी होगी? 3. और लुक के साथ अगर एट लगा दूंगा, इट एक्चुअली मीन्स टू पे अटेंशन. She was looking at the blackboard, she was looking at the stars, मतलब she was looking at the stars intently with concentration. तो ये फ्रेजल वर्ब्स हैं भैया, ये लेवल 3 है. ठीक है, जिसमें a specific word followed by a specific preposition acquires an entirely new meaning. It becomes a new word, a new expression, and that is called phrasal verb. You need to memorize them too. जैसे कॉल के साथ लगा दिया ऑन, कॉल के साथ लगा दिया अप, कॉल के साथ लगा दिया एट. कॉल ऑन का मतलब है शॉर्ट विजिट पे करना. टेलीफोन करना है तो कॉल अप. कॉल एट का मतलब ही शॉर्ट विजिट पे करना. कॉल ऑफ का मतलब है कैंसिल कर देना. द क्लास वॉज कॉल्ड ऑफ, छुट्टी. द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, कोई शेड्यूल्ड चीज कैंसिल करनी है तो कॉल के साथ क्या लगा दिया? ऑफ. अब ये लैंग्वेज आपको बिजनेस कम्युनिकेशन में, डे टू डे स्पीच में सुनने को मिलेगी, नॉट व्हाट यू हैव एक्चुअली स्टडीड टेंस जब पढ़ाए. समझो क्यों? बिकॉज दिस कॉन्स्टिट्यूट द स्पोकन इंग्लिश पार्ट. इसलिए वो डिफरेंट हो जाती है. जो हम सीख रहे थे वो क्लासरूम इंग्लिश थी, जब प्रैक्टिकली जाओगे वहां करने तो ये दिखेंगे, और ये रटनी पड़ती है. ये वो है विच वी कॉल कलोकियल इंग्लिश, स्टैंडर्डाइज्ड बट कलोकियल in a way. So the person would not say I hate you, है ना, or the person would not say cancel the meeting. He would say call off the meeting, call off the strike, call off. समझे? ऐसी खूब सारी हैं. जैसे she has taken after her grandma, she has taken after. टेकन आफ्टर का अर्थ ये नहीं है कि बाद में ले लिया. टेकन आफ्टर का अर्थ है उसके जैसी है, आदतों में, शक्ल में, उससे मिलता है चेहरा, कि दादा भी गई है, दादी भी गई है. तो शी हैज टेकन आफ्टर हर ग्रैंडमा.
तो ये भी हमें फ्रेजल वर्ब से पता चलता है। इसी में एक लास्ट पॉइंट, ये ध्यान देना, बस छोटी सी चीज है। वैसे ये फर्स्ट ईयर में ज्यादा आता है, पर पता नहीं आपको भी डाल दें, इस तरह से सवाल पूछते हैं। पुलिस ब्लैंक लुक द मैटर, तो आपसे एक्सपेक्ट ये कर रहा है एग्जामिनर, फर्स्ट आपको पता हो कि लुक की कौन सी फ्रेजल वर्ब है जो इन्वेस्टिगेशन के लिए इस्तेमाल होती है या पुलिस और मैटर से रिलेट कर सकती है। तो सपोज आई नो दैट इट इज लुक इनटू, बट व्हेन आई एक्चुअली स्टार्ट अप्लाइंग इट, यहां पे सेंटेंस बनाना जब, तो ये देखना आपने कि पुलिस मैटर की जांच कर रही है या करती है। तो करती है उसकी आदत भी है और कर रही है, अगर इस सेंस में लगाना है तो आई हैव टू यूज पुलिस इज, मतलब कि इस दो में ये हिस्सा जो वर्ब है और ये है हिस्सा जो प्रेपोजिशन है, तो वर्ब वाला हिस्सा अकॉर्डिंग टू टेंस अप्लाई होगा, एज सच नहीं अप्लाई हो जाना कि पुलिस लुक इनटू ही लिख दिया मैंने खाली यहां, नो, लुक विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, रिक्वायर्ड टेंस, कंटिन्यूस करना है, परफेक्ट करना है, परफेक्ट कंटिन्यूस करना है, समझे, ये जरूरी है। तो अगर हैव लगा होता तो लुक्ड कर देते, विल शैल लगा होता तो लुक ही रहता, जैसे पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, और पुलिस हम पहले ही पढ़ चुके हैं नाउन वाले में, ऐसा नाउन है विच इज कंसिडर्ड प्लूरल, कैटल, पुलिस, क्लर्जी, याद करो। तो अगर मुझे इंडेफिनिट भी बनाना होता तो मैं लिखता पुलिस लुक इनटू द मैटर, लुक से नहीं होता, तब भी लुक ही रहता है क्योंकि ये है प्लूरल अगर इंडेफिनिट होता तो, बट नॉर्मली इंक्वायरी वाली चीजें we use them in the continuous tense। समझ गए जी बात है? तो टफ नहीं है इतना, पर हो सकता है दिक्कत की गैप हो आपकी अंडरस्टैंडिंग में, फर्स्ट ईयर वाला कुछ नहीं याद रहा हो या आपने किया नहीं उस टाइम उतनी गौर से, अभी कर लेना है, एटलीस्ट ग्रेजुएशन को बिना आर्टिकल और प्रेपोजिशन के ना छोड़े कि ये हुए, है ना, ये आने चाहिए। तो वीडियोस अवेलेबल हैं, उसमें एग्जाम्पल्स भी आपको सप्लाई कर दूंगा मैं, कुछ एक एक्सरसाइजेस भी कोशिश कर लेनी है, अगर आपको लगेगा कि उनको दोबारा देखने की जरूरत है तो हम क्लास में कर लेंगे, बट इतनी दिक्कत आएगी नहीं इफ यू आर ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, और अगर ध्यान से पढ़ने के एंगल से वीडियो देखो, मुंडी हिलाने के एंगल से नहीं, या कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मैंने पूछना है देखे कि नहीं तो उसलिए देख लिए, नहीं, सीखने के लिए देखो, अपने आप ही तुम्हारा इंटरेस्ट बन जाएगा। फिर हम दूसरी क्लास कर लेते हैं जिसमें हम लोग कुछ वही कंटिन्यू करेंगे, इंटरव्यू वाला टॉपिक प्लस एनवीसी। तो इस हफ्ते के दौरान आप लोग प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स और जो भी बच्चे हुए हमारे टॉपिक हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे तो हम रिव्यू करेंगे सीधा सीधा। मेरे फोकस होगा कंजंक्शंस पे और मेरा फोकस होगा वर्ब पे इन पर्टिकुलर, क्योंकि जब हमारा टॉपिक लिखा था हमने शुरू में, तो आपको पता नहीं याद रहता है कि नहीं, बट एक्चुअली द टॉपिक इज, ये चीज आनी चाहिए जहां से हमने शुरू किया था कि मदर विद हर चिल्ड्रन, तो इज गोइंग टू द मार्केट या आर गोइंग टू द मार्केट, तो वो वाला मुद्दा हमने क्लियर करना है। अब पहले तो वीडियो देख लेने, और वो किस में क्लियर होगा, जाके कंजंक्शन में, क्योंकि जो विद है वो कंजंक्शन है जो दो चीजों को जोड़ रहा है। और इवन ये जो द वाला हमने पढ़ा ये भी कहीं कहीं काम आता है, जैसे मैंने कहा द सेक्रेटरी एंड द चेयरमैन ऑफ द कमिटी आर कमिंग की इज कमिंग, बड़ी सिंपल सी चीज है, देख लो। आपके पास ऑप्शन है दो, क्या लगाऊं? हाँ जी, हाँ हाँ तुक्का लगा दो, कोई बात नहीं। इज क्यों? इसमें ध्यान दें हमेशा, लुक फॉर द आर्टिकल। If separate the article has been used, that means how many people are coming. बट अगर द एक ही बार यूज हुआ है, इसका मतलब एक ही पर्सन है जिसके बाद दो चार्ज है, वही से चेयरमैन है और वही, पर जब उसने द दो बार लगाया तो मतलब लोग कितने हो गए अब, दो। जब दो लोग हैं तो, और जब एक ही है विदाउट द है, मतलब सिंगल द लगा पहले में, क्योंकि दे हैव बीन सेपरेटेड बाय टू
सब्जेक्ट में दो हिस्से हैं, टू एंटिटीज हैं, दे आर सेपरेटेड बाय एंड, और एंड नॉर्मली तो कलेक्ट कर देता है, दोनों को ऐड करता है, पर यहाँ ऐड तो किया उसने, पर ओनली इट एडेड द पोस्ट हेल्ड बाय द पर्सन, पर्सन इज सेम, सो द चेयरमैन एंड सेक्रेटरी, तो चेयरमैन भी वही है, सेक्रेटरी भी वही है, बट व्हेन आई से द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी इट मींस टोटल दो लोग हो गए। ये आता है इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब एग्री की कि नहीं, क्योंकि गोल्डन रूल मैंने बार बार बोला, गोल्डन रूल सेज सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, बस इतना ही है। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी प्लूरल करनी पड़ेगी। बाकी इसमें टेंस का अलग अलग झगड़ा है, जैसे हो सकता है यहाँ पे ऐसा लिखा होता नॉट कंप्लेन एवरी डे, तो द चेयरमैन एंड द सेक्रेटरी दो लोग हैं, कमेटी है, नॉट कंप्लेन करना है, इंडेफिनिट की है तो मैं लगाता डू नॉट कंप्लेन, और अगर ये द नहीं होता तो इसका मतलब एक ही पर्सन है तो हो जाता डज नॉट कंप्लेन। तो अकॉर्डिंग टू टेंस हम बेसिकली एडजस्टमेंट करेंगे। तो जो कुछ आप पढ़ रहे थे अभी तक या जो कुछ हमने टेंस में किया, असल में उसको अप्लाई करके देख रहे हैं अब हम लोग, so that we can maintain the accuracy of grammatical sentences। और ये सारा ही झगड़ा क्यों है? Because we need to do academic writing। Academic writing में we cannot compromise the integrity of language, we cannot compromise the correctness of language, क्योंकि academic writing के principles में ही हमने पढ़ा था, concise, clear, accurate पढ़ा था ना, तो वो accuracies maintain करने के लिए एवरेज पर्सन गलत कर सकता है, पर जो रिसर्च पेपर लिख रहा है, जो आर्टिकल लिख रहा है, जो न्यूज में लिख रहा है, वो गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। वैसे तो किसी को भी नहीं गलती करनी चाहिए ग्रामर की, बट ये कि कॉमन पर्सन कर सकता है मिस्टेक, बट बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ द लैंग्वेज एंड लिटरेचर यू शुड बी मोर केयरफुल अबाउट दिस मिस्टेक।